बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला मुहम्मद रसूलुल्लाहि करीम। ये प्रॉब्लम लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम से है। फाइंड एन ऑप्टिमल सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम विदाउट यूजिंग द सिंप्लेक्स मेथड, यानी हमें सिंप्लेक्स मेथड का यूज़ नहीं करना है और ऑप्टिमल सॉल्यूशन फाइंड करना है। जो नीचे लिखी हुई प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है मैक्सिमाइज जेड को मैक्सिमाइज़ करना है। इसकी वैल्यू है जेड इक्वल टू 2x1 प्लस 3x2 प्लस 4 टाइम्स x3 प्लस 7 टाइम्स x4 सब्जेक्ट टू 2x1 प्लस 3x2 माइनस x3 प्लस 4 टाइम्स x4 इज इक्वल टू 8। ये फर्स्ट कॉन्स्टेंट्स है। और सेकंड कॉन्स्टेंट है x1 माइनस 2x2 प्लस 6x3 माइनस 7x4 इज इक्वल टू -3। और यहाँ पर नॉन नेगेटिव कंडीशन दे रखी है वेयर एक्स आई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एक्स आई की वैल्यू यहाँ पर 1 से लेके 4 तक बदल रही है, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल जब x की वैल्यू आई की वैल्यू 1 रखेंगे तो x1 मिलेगा, आई की वैल्यू 2 रखेंगे x2 मिलेगा। ऐसे जितने भी वेरिएबल हैं 4 चारों वेरिएबल जो हैं वो पॉजिटिव हैं। तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम हमारी इसको हमें लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को हमें सॉल्व करना है। और इस प्रॉब्लम को हमें जो कि सिंपलेस्ट मेथड का यूज़ नहीं करना है, इसलिए ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले तो जितने भी बेसिक सोल्यूशन होंगे उनको हम फाइंड करेंगे और बेसिक सोल्यूशन में से उन सोल्यूशन को फाइंड करेंगे जो फिजिबल होंगे यानी जो वेरिएबल होते हैं उनकी वैल्यू पॉजिटिव होना चाहिए या ज़ीरो हो। तो इस तरीके से हम उनमें से फिजिबल सोल्यूशन को फाइंड कर लेंगे और जो फिजिबल सोल्यूशन होंगे उनमें से हमें ऑब्टेन करना होगा ऑप्टिमल सोल्यूशन। तो ऑप्टिमल सोल्यूशन जो होता है वो हम लोग जानते हैं कि बेसिक फिजिबल सोल्यूशन में से ही होता है। तो बेसिक फिजिबल सोल्यूशन निकालने के लिए हमें बेसिक सोल्यूशन को फाइंड करना होगा और इसके लिए फिर हमें मैट्रिक्स जो गिवन हमारी एलपीपी है इसको हम मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। तो जो गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन है यहाँ पर लास्ट में जो दे रखा है, इस इक्वेशन गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन को हम मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। ये लास्ट की जो दो इक्वेशंस हैं यानी ये कॉन्स्टेंट्स की जो हैं उनके बारे में बात हो रही है। द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कैन बी रिटन, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, कैन बी रिटन इन द मैट्रिक्स फॉर्म। यानी अगर हम मैट्रिक्स फॉर्म एस ए एक्स इज इक्वल टू बी, इस फॉर्म में अगर हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं तब हमें मिलेगा ए की जो वैल्यू होगी यानी कोफिशिएंट मैट्रिक्स होती है ये, और यहाँ पर दो हैं ये इक्वेशन, दो रो मिलेंगे और कॉलम यहाँ पर चूँकि 4 वेरिएबल हैं x1 x2 x3 x4 4 हैं तो 4 यहाँ पर कॉलम मिलेंगे और x1 का कोफिशिएंट 2 है, यहाँ पर 1 है तो फर्स्ट वाले कॉलम में आ जाएगा 2 1 और ऐसे सेकंड वाले कॉलम में यानी x2 का जो कोफिशिएंट है 3 और -2 उसको लिखेंगे 3 -2। इसी तरीके से -1 और 6 को लिखेंगे एंड ये लिखा है हमने x3 का कोफिशिएंट है -1 और 6। तो इसी तरीके से x4 का कोफिशिएंट 4 और -7 है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर लिख देंगे 4 और -7। उसके बाद ये ए जो मैट्रिक्स हमें मिल गई है, इसमें जो अभी हमने लिखा था x का मतलब जो यहाँ पर हमारे जो वेरिएबल्स आए हैं x1 डिसीजन वेरिएबल उनसे बनने वाली कॉलम मैट्रिक्स है। और जो यहाँ पर b लिखा हुआ है तो b का मतलब जो राइट हैंड साइड में जो वैल्यूज़ दे रखी है इनसे एक वेक्टर हमको मिलेगा 8 - 3। तो इस फॉर्म में जब हम इनको लिख देते हैं मैट्रिक्स फॉर्म में लिख देते हैं तो उसके बाद अगर हम ए को थोड़ा शॉर्ट नोटेशन में लिखें तो लेट राइट, अगर हम ए को इस तरीके से लिखें कि ए α1 α2, ये फर्स्ट कॉलम को α1 कह दिया, सेकंड कॉलम को α2 α3 α4 4 कॉलम है
और जहाँ पर सो दैट इस तरीके से अगर हम लिखते हैं तो अल्फ़ा 1 एक्चुअल में हमने इसको दिया है और अल्फ़ा 2 इस वेक्टर को इस तरीके से अल्फ़ा 3 अल्फ़ा 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर अल्फ़ा 1 की जो वैल्यू है वो हम यहाँ पर लिख देते हैं। तो अल्फ़ा 1 की वैल्यू हमको मिल गई 2,1, यानी इसको अल्फ़ा 1 मान लिया है। अल्फ़ा 2 जो है वो 3, -2 हो जाएगा। अल्फ़ा 3 की जो वैल्यू है वो -1 और 6 हो जाएगा। और अल्फ़ा 4 जो होगा ये कॉलम वाइज लिखेंगे तो 4 -7 हो गया। इस तरीके से हमने यहाँ पर ये जो वेक्टर हैं वो सारे वेक्टर लिख दिए हैं और इनके बारे में बता दें ये जो है किसके करस्पॉन्डिंग है। क्लियरली ये जो वेरिएबल्स यहाँ पर आए हैं, क्लियरली द वेरिएबल्स कौन से हैं, वेरिएबल्स आए हैं x1, x2, x3, x4 जो डिसीजन वेरिएबल हैं ये करस्पॉन्ड करते हैं करस्पॉन्ड टू दी वेक्टर्स अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2, अल्फ़ा 3, अल्फ़ा 4 ये वेक्टर्स हैं रिस्पेक्टिवली। तो यानी x1 अल्फ़ा 1 को करस्पॉन्ड करेगा, इसी तरीके से x2 अल्फ़ा 2 को करस्पॉन्ड करेगा एंड सो ऑन। अब हम यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे कि मैक्सिमम नंबर ऑफ बेसिक सॉल्यूशन यहाँ पर कितने होंगे और उन सभी को हमें फाइंड करना होगा। उन्हीं बेसिक सॉल्यूशन में से हमें बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन को फाइंड करना होगा, यानी उन्हें फिजिबल कौन से उनको अलग करना होगा क्योंकि उसी में होगा हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन जो हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर पता होना चाहिए पहले से कि कितने हमारे पास बेसिक सॉल्यूशन है। तो मैक्सिमम कितने बेसिक सॉल्यूशन है उनको हम निकालेंगे। उनमें से कुछ जो होंगे बेसिक जो होंगे वो फिजिबल नहीं होंगे, बेसिक सॉल्यूशन को हटा दिया जाएगा अपने सॉल्यूशन में से। तो सबसे पहले तो देखेंगे कितने हमको फाइंड करना है। इसलिए हम यहाँ पर लिखते हैं द मैक्सिमम नंबर ऑफ बेसिक सॉल्यूशंस। तो इसको निकालना बहुत आसान होता है। जो आपकी ये मैट्रिक्स ए है इसमें देख लीजिए कितने जो है वो कॉलम हैं, यानी वेरिएबल कितने हैं 4 और कितने इसमें रो है 2 रो है। तो इस तरीके से ये हो जाएगा 4C2 हो जाएगा। 4C2 वैल्यू निकालना होगी। फार्मूला आपको पता ही है 4C2 कॉम्बिनेशन का क्या होता है। तो उसमें आएगा फैक्टोरियल 4 ऊपर आएगा और फैक्टोरियल 2 नीचे, और फिर 4 में से 2 को माइनस करेंगे। 4 को हम ओपन कर सकते हैं 4 × 3 × और 2 तक ही रखें क्योंकि यहाँ पर 4 में से 2 माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा। और फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 1 × 2 होती है। ये कैंसिल हो जाएगा इसलिए यहाँ तक छोड़ा था इसको, और 4 कैंसिल हो जाएगा 2 से 2 टाइम्स, और 2 और 3 का इंटू होकर 6 आ जाएगा 1 से डिवाइड होकर, यानी 6, यानी टोटल हमें 6 जो होंगे बेसिक सॉल्यूशन को फाइंड करना होंगे। और वो 2/2 क्यों होंगे, क्योंकि यहाँ पर जो बेसिक जो मैट्रिक्स होंगी वो 2/2 की होंगी, बेसिक सब मैट्रिक्स, क्योंकि यहाँ पर जो कॉलम है रो है मिनिमम वो 2 हैं, इसलिए यहाँ पर 2/2 की लेना होंगी। यानी ये 2/4 का है तो इसमें जो मैक्स 2 है वो छोटा है, तो 2/2 की ही हमें सब मैट्रिक्स कंसीडर करना होगी। इसी से हमको मिलेगा इन्हीं सब मैट्रिक्स से मिलेगा बेसिक सॉल्यूशन, जिससे हम बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन फाइंड करेंगे और अल्टीमेटली फिर ऑप्टिमल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन फाइंड करेंगे, यानी ऑप्टिमल सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। तो इसके लिए जो मैट्रिक्स होंगी जो 2/2 की होंगी सब मैट्रिक्स, वो हम यहाँ पर लिख रहे हैं। तो ऑल दी जो भी हम लोगों ने निकाला है 6 जो हैंगी, ऑल दी 6 2/2 सब मैट्रिसेस, क्योंकि इन्हीं के करस्पॉन्डिंग जो है ऑफ ए की जो भी सब मैट्रिक्स हैं वो 6 2/2 की वो यहाँ पर है, क्योंकि इन्हीं के करस्पॉन्डिंग जो होगा वो बेसिक सॉल्यूशन हमको मिलेगा। सबसे पहले हम देखते हैं B1 जो होगी, जो अभी हम लोगों ने अल्फ़ा लिया था, अल्फ़ा के साथ में आप अल्फ़ा 2 ले लें और उसके बाद में हम यहाँ पर
दूसरी मैट्रिक्स ले लेंगे अल्फ़ा 1 के साथ ही, फिर अल्फ़ा के 2 के बाद 3 आता है, और इसी तरीके से B3 जो नहीं लेंगे तीसरी वाली मैट्रिक्स अल्फ़ा 1 के साथ में अल्फ़ा 4, चारों हो जाएंगे अल्फ़ा के साथ। देखिए अल्फ़ा 1 हम लोगों ने ए लिखा था, अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 अल्फ़ा 4, तो अल्फ़ा 1 के साथ बाकी इसके बाद में आने वाले सभी एक एक करके ले लिया। अब अल्फ़ा 1 को छोड़ देंगे, अल्फ़ा 2 के बाद अल्फ़ा 2 से स्टार्ट करेंगे उसको, उसके साथ बाकी दोनों लिए जाएंगे, यानी अल्फ़ा 3 और अल्फ़ा 4 लिएंगे। तो हमने 1 का तो हो गया हिसाब। अब B4 करेंगे तो अल्फ़ा 1 का सबके साथ में हमने ले लिया। अब अल्फ़ा 2 को उसके 2 के बाद 3 आता है, 3 के साथ ले लेंगे, और फिर इसी तरीके से जो पांचवी मैट्रिक्स होगी वो हो जाएगी अल्फ़ा 2 के साथ हमें लेना होंगे। अल्फ़ा 2 के साथ में 3 के बाद अब 4 ले लेंगे, बस ख़त्म हो गया। अब 2 के बाद में ये V6 मैट्रिक्स निकालेंगे V5 के बाद। तो 2 जैसे 1 को ख़त्म किया, सेकंड को, अब 3 को लिखेंगे, अल्फ़ा 3 लिखेंगे। 3 के बाद ओनली एक ही बचता है 4, क्योंकि 2/2 की हमें मैट्रिक्स ये लेना थी। अब इसको हम डिटेल में लिखेंगे और इन सभी के फिर डिटर्मिनेंट भी निकालेंगे, क्योंकि डिटर्मिनेंट से ही डिसाइड हो जाएगा कौन सी मैट्रिक्स जो है वो एग्जिस्ट, यहाँ पर बेसिक सॉल्यूशन इसके करस्पॉन्डिंग एग्जिस्ट करेगा और किसके करस्पॉन्डिंग नहीं करेगा। तो सबसे पहले तो हमें इनके जैसे B1 था तो उसमें अल्फ़ा 1 पीछे हम लिख चुके हैं, हमें देखना भी होगा। 2,1 है, आप देख लीजिएगा जैसे शुरुआत में लिखा था। फिर इसमें अल्फ़ा 2 है, अल्फ़ा 2 की वैल्यू 3 और माइनस का 2 है। अब इसमें सबसे पहला काम जो होगा वो B1 का हमें फाइंड करना होगा डिटर्मिनेंट मालूम ही आपको, मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट कैसे किया जाता है। सिर्फ सिंपली सी ऐसे लाइनें कर देंगे। और सॉल्व कैसे किया जाता है, तो इसकी एक वैल्यू होती है, इसका इंटू इसमें कर देंगे जो -4 होगा, और इसका इंटू इसमें करेंगे, बिटवीन साइन माइनस होगा, और ये 3 यानी माइनस का ये 7 के बराबर आ गया। B1 के जो डिटर्मिनेंट है उसकी वैल्यू -7 के इक्वल आ गई। इसी तरीके से हर एक के डिटर्मिनेंट यानी 6 के में डिटर्मिनेंट फाइंड करना पड़ेंगे। B2 की वैल्यू जो है अल्फ़ा 1 जो कि ऊपर लिख चुके थे 2 1 है, और फिर अल्फ़ा 3 हमें पीछे देखना होगा जो कि -1 और 6 है, आप भी देख लीजिएगा -1 और 6। फिर उसके बाद B2 का हमें डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करना होगी, तो इसमें डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट कर दें। 2 -1 और 6 से डिटर्मिनेंट निकालना, इसका इंटू इसमें 6 का 2 में इंटू गए 12 हो जाएगा। फिर -6 का इंटू इसमें करेंगे जो कि -1 हो गए, माइनस का ये प्लस हो जाएगा, तो ये 13 आ जाएगा B2 के डिटर्मिनेंट की वैल्यू। इसी तरीके से हम B3 की वैल्यू जब निकालेंगे तो फिर हमें B3 निकालने के लिए ये भी एक डिटर्मिनेंट है, तो B3 हम लोगों ने लिखा था, देखिए अल्फ़ा 1 और अल्फ़ा 4। तो अल्फ़ा 1 तो अभी लिखते आ रहे हैं हम, 2 1 अल्फ़ा 4 हमें पीछे से देखना होगा। अल्फ़ा 4 हमारा कितना था, 4 माइनस का 7 है, पीछे देख लिया हम लोगों ने, 4 माइनस का 7, इस 4 माइनस 7 को लिख दिया यहाँ पर। उसके बाद इसके हमें फिर दोबारा से निकालना होगी, डिटर्मिनेंट फाइंड करना होगी, और डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। तो इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसका इंटू इसमें करेंगे, माइनस का 14 और माइनस होता साइन, इसका इंटू इसमें 4 माइनस का हो जाएगा ये 18, माइनस का 18 हो गया। ऐसे हम B4 की वैल्यू निकालेंगे। B4 अगर निकालना है तो फिर वो देखिए B4 है क्या, अल्फ़ा 2 और अल्फ़ा 3 है। अल्फ़ा 2 भी हमारे सामने होने चाहिए, अल्फ़ा 2 है 3 माइनस का 2, और अल्फ़ा 3 है B2 में -1 और 6। तो इस तरीके से अल्फ़ा 4 की वैल्यू जो है वो हम लोगों ने लिख ली है। अब इसका डिटर्मिनेंट B4 का डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी फाइंड कर लेते हैं। 3 -1 -2 और 6, तो इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसका इंटू इसमें तो 18 हो जाएगा, माइनस साइन होता है, इनका इंटू तो प्लस हो गया, जो कि फिर बचेगा 16 बचेगा इनका डिफरेंस। तो अभी कोई भी ज़ीरो नहीं आया है, तो हर एक के करस्पॉन्डिंग एक बेसिक सोल्यूशन हमको मिलेगा, यहाँ से पता चल रहा है। अभी 2 और फाइंड करने के रह गए हैं। B5 मैट्रिक्स थी अल्फ़ा 2 और अल्फ़ा 4, तो अल्फ़ा 2 तो यही है, यानी 3 माइनस का 2, अल्फ़ा 4 जो है किसके साथ में आ चुका है, B3 के साथ में आया था। B3 का ये 4 माइनस का 7 ये हो गया। तो इस तरीके से ये हमारा B5 निकला है, फाइंड किया है। और यहाँ से B5 का डिटर्मिनेंट
निकालेंगे तो ये 3 4 माइनस का 2 माइनस का 7 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, ये माइनस का 21 माइनस इसका माइनस माइनस इंटू हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा और ये 8 हो जाएगा। और इनका जो डिफरेंस है उनको लिख देंगे। ये जो डिफरेंस यहाँ पर आया है वो माइनस का 13 हो जाएगा, तो माइनस का 13 हो गया। अब एक लास्ट रह गया है B6 जो कि मैट्रिक्स होगी B6 अल्फ़ा 3 और 4 की, अल्फ़ा 3 और 4 की। तो अल्फ़ा 3 की वैल्यू पीछे हम देख रहे हैं -1 और 6 है, -1 6 है, और अल्फ़ा 4 की वैल्यू है 4 माइनस 7, 4 माइनस का 7। इसका भी हमें डिटर्मिनेंट सबसे पहले फाइंड करना पड़ेगा, यानी B6 का डिटर्मिनेंट, सभी के डिटर्मिनेंट निकालना है। तो इसका इंटू इसमें, तो माइनस माइनस का इंटू प्लस का हो गया 7, और माइनस का ऑलरेडी फार्मूला होता है, इसका इंटू इसमें करेंगे तो ये 24 हो जाएगा। 7 माइनस 24 इनका डिफरेंस हो जाएगा, फिर यहाँ पर 17 हो जाएगा जिसका डिफरेंस माइनस का 17। और हम देख रहे हैं यहाँ पर कोई भी डिटर्मिनेंट जो है वो ज़ीरो नहीं है। तो सभी डिटर्मिनेंट जो हैं, सभी जो सब मैट्रिक्स हैं वो नॉन सिंगुलर है। और जब ये सभी मैट्रिक्स यानी B1 B2 B3 B4 B5 B6 नॉन सिंगुलर हैं, तो ये सभी जो होंगे देयरफॉर ऑल द 6 बेसिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट। तो सभी बेसिक सॉल्यूशन जो होंगे इनसे एसोसिएटेड जो होंगे वो एग्जिस्ट करेंगे। तो यहाँ पर मैं इस चीज़ को लिखना चाहते लिख दें, कोई लिखने की खास ज़रूरत नहीं, हमें पता होना चाहिए ये हमें सभी। अगर इसमें से किसी एक की वैल्यू किसी की वैल्यू ज़ीरो आती तो फिर वो उसे हटा देते हैं हम लोग, क्योंकि हमें सिर्फ बेसिक सॉल्यूशन जो प्रोवाइड करेंगे बस उन्हीं को हमें लेना है। अब यहाँ पर हमें जो वेरिएबल जो मैट्रिक्स निकालेंगे यानी बेसिक मैट्रिक्स निकालेंगे, जैसे हम बात करें XB1 अगर हम लिखते हैं तो ये अगर हम डिनोट करें कि X1 X2, क्योंकि दो ही वेरिएबल यहाँ पर आ सकते हैं एक साथ बेसिस में, क्योंकि सेकंड ऑर्डर की डिटर्मिनेंट है हमारी मैट्रिक्स ए का जो रो थे वो 2 थे, इसलिए 2×2 के लिए इसलिए कि बेसिस में सिर्फ 2 ही आएंगे X1। अगर हम B1 की बात करें तो यहाँ पर B1 का मतलब है कि जो जैसे शुरुआत में बताया था कि अल्फ़ा 1 X1 से डिनोट करस्पॉन्ड करेगा, और अल्फ़ा 2 जो होगा यानी X2 जो होगा अल्फ़ा 2 से करस्पॉन्ड करेगा। तो यहाँ पर B1 मतलब अल्फ़ा इससे रिलेटेड है, हमारा B1 से रिलेटेड है, यानी B1 XB1 मतलब यहाँ पर हो गया X1 X2 जिसमें आ रहा होगा उसको हम यहाँ पर लिखेंगे। और ये वैल्यू होगी कितने के बराबर, ये आपको मालूम है कि हमारा जो इसके साथ में मल्टीप्लाई करेंगे तो वो B के इक्वल आना चाहिए, यानी ये और जो हमारा B1 है अगर हम इसके मल्टीप्लिकेशन इस B1 के साथ में कर दें तो B के बराबर वैल्यू आना चाहिए। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम XB1 की वैल्यू को निकालेंगे तो इसके लिए फार्मूला होता है B1 इन्वर्स B। अगर यहाँ पर B1 लिखा है तो आपने B1 इन्वर्स B लिखना है, और इसकी वैल्यू इक्वल आ जाएगी, यानी X1 की वैल्यू XB1 की वैल्यू इसके इक्वल है। और ये वैल्यू निकालना कैसे है, बहुत ही आसान है, क्योंकि B1 का हम डिटर्मिनेंट पहले निकाल चुके हैं। तो सबसे पहले तो 1/, में जो B1 का डिटर्मिनेंट हम लोगों ने फाइंड किया था, तो B1 का डिटर्मिनेंट हम लोगों ने अभी निकाला था, फाइंड किया था, तो वो आया था -7। तो -7 को हमें 1/, में करके लिखना है। तो आपको फार्मूला इन्वर्स का तो मालूम ही होगा कि B1 का इन्वर्स कैसे निकाला जाएगा, 1/A के यानी B के इन्वर्स का डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ऑफ जो भी फार्मूला होता है उसका यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर एडजॉइंट या B1 का डायरेक्ट इन्वर्स निकालना हो, सेकंड ऑर्डर का है, तो हम इसको डायरेक्ट बता देते हैं। जैसे कि आपके पास यहाँ पर B था, तो B में सेकंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है, इसका इन्वर्स निकालना बहुत आसान होता है। इन जो लीडिंग डायगोनल में इनके एलिमेंट को आपस में इंटरचेंज कर देंगे, और इनके जो साइन हैं उनको
चेंज कर देंगे, यानी प्लस के दोनों माइनस हो जाएंगे और इनको आपस में चेंज कर देंगे तो -2 इधर पहुंच जाएगा, 2 इधर पहुंच जाएगा। तो B1 का इन्वर्स यहाँ पर निकल आएगा। देखिए ये तभी के लिए है जबकि सेकंड ऑर्डर की जो डिटर्मिनेंट हो, तभी आप ऐसा कर सकते हैं। इसके लिए शॉर्टकट मेथड है, B1 का डायरेक्ट इन्वर्स यहाँ पर निकल चुका है ये। अब यहाँ B की वैल्यू आउटपुट करना है, तो B की वैल्यू तो सभी में एक जैसी रहेगी क्योंकि B की वैल्यू तो हमारी फिक्स है। 8 माइनस का 3 ये शुरुआत में निकाली थी वही रहेगी, 8 माइनस का 3। अब यहाँ पर क्योंकि दो मैट्रिक्स हैं उनका हमें मल्टीप्लिकेशन करना है और रो बाई कॉलम मल्टीप्लिकेशन होता है, आपको मालूम ही है। तो इधर आगे जाएंगे और इधर नीचे जाएंगे, इसका इंटू करेंगे, फिर आगे जाएंगे और इसका इंटू करेंगे, इसका इंटू करेंगे, प्लस इसका इंटू करते हुए प्लस कर देंगे उसको। तो ये हो जाएगा -16 हो जाएगा, -16 प्लस, और इन दोनों के इंटू करेंगे तो प्लस का ये 9 हो गया। तो रो बाई कॉलम या वो यहाँ पर लिख दिया गया है, ये तो पहला हो गया। अब इसका इंटू जब यहाँ करेंगे सेकंड रो में फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे, यानी यहाँ पे लिखेंगे सेकंड रो है फर्स्ट कॉलम एक ही रहेगा, इसमें कॉलम एक था। तो -1 का 8 में इंटू होगा तो माइनस का 8 हो जाएगा और इसका इंटू इसमें करेंगे तो प्लस का माइनस का ही 6 हो जाएगा, 2 × 6। आगे हम डायरेक्ट कर देंगे, लिख देंगे इसको। तो यहाँ पर इन दोनों का जो डिफरेंस है वो हमें नज़र ये यहाँ पर रखना बाकी रह गया, 1/-7, उसको 1/-7 हमें लिखना ही लिखना है। तो 1/-7 हमें लिखना है यहाँ पर। और ये वैल्यू जो चल रही है x B1 की चल रही है -1/7, और इनका जो डिफरेंस है वो भी हम देखना है कि -7 ही आया, और इन दोनों को ऐड कर लेंगे, ये हो जाएगा 14 हो जाएगा। वो भी माइनस का है, माइनस का जब 1/7 का इन दोनों टर्म्स में इंटू करेंगे कि मैट्रिक्स के बाहर कोई अगर नंबर है तो हर एक टर्म हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई हो जाता है, तो उस बेस पे इसकी वैल्यू 1 और 7 कैंसिल करेगा 14 को, तो 2 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो ही चुके हैं। तो XB1 की वैल्यू इतनी आ चुकी है, यानी 1-2 के बराबर आ गई। ऐसे ही हमें सभी के निकालना है, कोशिश काफ़ी करना पड़ेगी, मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगी। XB2 की वैल्यू निकालना है, इसमें कौन आएगा, तो B2 में देखिए आप कौन था, इसमें था 1 3 था, तो यहाँ पर X1 और X3 आएगा और उसको कॉलम में लिखना होगा उसी तरीके से। और जिस तरीके से हम लोग XB1 का इन्वर्स निकाला था ऐसे इसका भी निकाला आएगा इन्वर्स, यानी यहाँ पर बस B2 करना हो, B2 इन्वर्स B इस तरीके से लिखना होगा इसकी वैल्यू। और B2 की वैल्यू, B2 का इन्वर्स कैसे निकलेगा, 1/में B2 का जो मॉडुलस था वो यहाँ पर हम लोगों ने निकाल रखा होगा, जिसकी वैल्यू आई थी 13। देखिए 13 आई, इसको यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं 13। और फिर B2 मैट्रिक्स को देखें, B2 मैट्रिक्स में इनको इंटरचेंज करना होगा और इनके साइन को चेंज करना होगा। तो 6 यहाँ पर आ जाएगा, 2 इधर आ गया, और यहाँ पर +1 यहाँ पर -1, तो इस तरीके से। और B की वैल्यू तो वही रहनी है, चेंज होनी नहीं, पूरे क्वेश्चन में वही रहनी है, 8 माइनस का 3। इसमें भी हमें रो बाई कॉलम मल्टीप्लिकेशन करना है, 1/13 ऐसे लिखे रहने दें जी। XB2 की वैल्यू है, रो बाई कॉलम मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसका इंटू 48 हो जाएगा और इसका इंटू करेंगे तो -3, और ऐसे ही इसका इंटू करेंगे -8। इधर आगे बढ़ते हैं, इधर नीचे बढ़ते हैं, इसका इंटू इसमें करेंगे, बीच में प्लस का साइन, लेकिन इनका इंटू माइनस हो जाएगा 6, तो 1/13। और ये डिफरेंस आ रहा है यहाँ पर 45 आ रहा है, और ये आ रहा है -14। अब इस 1/13 को अंदर ले जाएंगे तो अपान में आ जाएगा 45/13 आ जाएगा, और -14/13 आ जाएगा। ये XB2 है, और मैं देख रहे हैं निगेटिव आ रहा है, तो ये फिजिबल सोल्यूशन नहीं होगा, तो अपने जो ऑप्टिमल सोल्यूशन हो ही नहीं सकता है, तो इसको यहाँ से फिर हम लोग हटा भी देंगे। तो फिलहाल अभी ये बात में होगी। अब हम आगे चलते हैं और XB3 को निकालते हैं। तो B3 हमारी मैट्रिक्स में था 1 4 था, तो आपको यहाँ पर जो लेना है बेसिस में वेरिएबल x1 और 4 लेना है, और ये होगा कितना आपको मालूम है। उसी तरीके से B3 था, उसका इन्वर्स करके B से इंटू करना, इससे मिलेगा इसकी वैल्यू। और फिर इसके बाद B3 इन्वर्स की वैल्यू B निकालना है, तो 1/B3 का जो डिटर्मिनेंट है, पीछे आप देख लीजिएगा, हमें सामने ही नज़र आ रहा है दूसरे पेज पर। तो B3 का इन्वर्स मॉडुलस इसका था -18 था, तो -1/18 कर दिया। और फिर B3 भी इसी तरीके से B3 इन्वर्स, ये टोटल वैल्यू हो जाएगी, आपको मालूम है B3 की वैल्यू को देखना होगा।
और इसमें जो लीडिंग डायगोनल में उनको इंटरचेंज करना होगा 7 -7 और यहाँ पर इसको -7 और 2 को इंटरचेंज किया और इनके साइन को चेंज कर देंगे, -4 हो जाएगा और माइनस का 1 हो जाएगा। इस तरीके से अब बी की वैल्यू तो वही रहनी है जो पहले थी, 8 माइनस का 3 और रो बाई कॉलम मल्टीप्लिकेशन होता है, ये आपको मालूम ही है। तो एक्स B3 की वैल्यू हमें मिल जाएगी। -1/18 को एज इट लिखा रहने दें और इसमें रो बाई कॉलम इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 56 और प्लस हो जाएगा 12। फिर अगला हम इस रो का जब इसमें करेंगे तो आ जाएगा -8 और माइनस का 6। तो -1/18 ऐसे लिखा रहने दें और इन दोनों का ये माइनस आएगा क्योंकि बड़ी क्वांटिटी माइनस की आ रही है और ये 4 बचा हुआ है और इनका भी डिफरेंस जो होगा वो सॉरी ये वैल्यू 4 के बराबर आ रही है और ये माइनस का 14 हो जाएगा। और इसको हम अंदर ले जाएंगे तो माइनस से माइनस तो कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पर ये 44/18 कहीं 2 से कैंसिल होकर 22/9 आ जाएगा और इसमें भी ये 7/9 आ जाएगा। इस तरीके से ये पॉजिटिव वैल्यू आई है तो ये हमारे फिजिबल सॉल्यूशन में आ जाएगा, यानी बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन ये कहलाएगा। तो इस तरीके से हम XB4 भी फाइंड करेंगे। XB4 कैसे मिलेगा, इसमें कौन था पहले तो हमें ये देखना होगा B4 में कौन था। इसमें थे 2 3 थे तो आपको यहाँ पर 2 3 लिखना होंगे, X2 लिखना होगा और X3 लिखना होगा और फिर इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए B4 का इन्वर्स करते हुए इसमें B से मल्टीप्लाई करना होगा। और इसका इन्वर्स कैसे निकाला जाएगा तो आपको मालूम है 1/B4 का जो मॉडुलस डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाली थी, सॉरी मॉडुलस नहीं डिटर्मिनेंट की वैल्यू ये 16 आई थी वो लिख दें और फिर इसकी वैल्यू लिखना होगी, पूरी वैल्यू ये इन्वर्स कहलाएगी। और ये कैसे निकालना है V4 को देखें और इसमें इंटरचेंज करना है, 6 और 3 लिखना है और साइन लीडिंग डायगोनल के जो है वो इंटरचेंज कर दिया और इनके साइन चेंज कर, दोनों माइनस थे दोनों ही प्लस हो जाएंगे 1 और 2 और उसके बाद B की वैल्यू लिख दें जो है इसमें जब 8 और माइनस का 3 है। उसके बाद हमें यहाँ पर क्या करना है कि इनको रो बाई कॉलम मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, इससे हमें XB4 की वैल्यू मिल जाएगी। 1/16 को हम बाहर लिखा रहने दें और हम रो बाई कॉलम मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ये हो जाएगा 48 और माइनस का 3 और इसी तरीके से फिर इसका इंटू इसमें करेंगे तो 16 हो जाएगा और माइनस का 9 हो जाएगा। तो 1/16 और इनका ये डिफरेंस 45 हो गया और इसका डिफरेंस जो होगा ये 7 के इक्वल आ गया। तो फिर हम इस 1/16 है तो इस 16 को ले जाएंगे अंदर तो ये हो जाएगा 45/16 और 7/16 आ जाएगा। तो ये वैल्यू आ जाएगी 45/16 हो जाएगी और 7/16 आ गई। ये XB4 की वैल्यू आ चुकी है। तो ऐसे ही हमें अब 2 और फाइंड करना है B5 और B6। तो B5 की वैल्यू जो है वो फाइंड करेंगे B5 सॉरी XB5 निकालेंगे। XB5 यानी B5 में कौन कौन आ रहे हैं वेरिएबल, पहले तो उन वेरिएबल को हम देख लेते हैं। तो B5 में जाके देखना होगा B5 हम लोगों ने कैसे बनाया था। B5 बनाया था अल्फ़ा 2 और अल्फ़ा 4 से बनाया था। तो X2 और X4 यहाँ पर आ जाएंगे, X2 आ जाएगा और X4 आ जाएगा और वैल्यू मिलेगी कैसे इसको, तो B5 है तो B5 का इन्वर्स इंटू B से मिल जाएगी वैल्यू इसकी। और B5 का इन्वर्स कैसे निकलेगा आपको मालूम है, 1/B5 का जो हम लोगों ने डिटर्मिनेंट निकाला था, फाइंड किया था। B5 का डिटर्मिनेंट माइनस का 13 है तो माइनस का 13 लिख दिया। उसके बाद में ये B5 की वैल्यू को देखिए, उसमें आपको क्या करना होता है कि इनको तो इंटरचेंज करना होता है। तो -7 और 3 आ जाएगा, -7 यहाँ पर आ जाएगा, 3 इधर आ जाएगा और बाकी जो ये एलिमेंट है इनको इनके साइन को चेंज करना होगा। तो इनके साइन ये -4 हो जाएंगे और ये +2 हो जाएंगे। -4
-4 और ये 2 और फिर b की जो वैल्यू है वो लिख देंगे और b की वैल्यू अभी लिख चुके हैं कई बार 8 माइनस का 3 है 8 माइनस 3 और इनको सॉल्व करना होगा। x b5 -1/13 को यहाँ पर बाहर रहने दें इनको और इसका फिर हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन रो बाई कॉलम मल्टीप्लिकेशन दो मैट्रिक्स का जैसा होता है उस तरीके से करेंगे। तो -7 का 8 में करेंगे तो माइनस का 56 हो जाएगा और फिर ये प्लस का हो जाएगा 12। ये तो फर्स्ट रो हो गया। सेकंड रो करेंगे तो सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम में इंटू करेंगे तो 16 और माइनस का 9 हो जाएगा। तो ये -1/13 और इनका जो डिफरेंस यहाँ पर आएगा वो हम देख रहे हैं कि 44 आ रहा है, माइनस का 44 आ जाएगा क्योंकि सॉल्व करने पर। और इसी तरीके से इसका जो डिफरेंस है वो 7 आ रहा है और -1/13 का जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे यहाँ पर तो ये वैल्यू यहाँ पर जो आएगी इसके बाद इस -1/13 को जब मल्टीप्लाई करेंगे दोनों में तो ये माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा 44/13 और ये माइनस का हो जाएगा 7/13। इसमें से अगर एक भी वैल्यू माइनस है तो यानी बेसिक वेरिएबल माइनस आ रहा है तो इसका मतलब ये फिजिबल सॉल्यूशन नहीं होगा, यानी ये बेसिक सॉल्यूशन जो है वो फिजिबल नहीं है। तो ये हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन में भी नहीं आएगा तो इसको हमें लीव करना होगा, इसको हम छोड़ देंगे, गिव अप कर देंगे। अब हमारा एक और रह गया है x b6 और फाइंड करना बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। तो कैसे फाइंड होगा, उसमें कौन है पहले तो ये देखें हम कौन कौन से वेरिएबल आएंगे, बेसिक वेरिएबल कौन से होंगे, उन बेसिक वेरिएबल को हमें ढूंढना है, छांटना है, देखना है। तो ये है अल्फ़ा 3 अल्फ़ा 4 से बनाया था तो x3 और x4 आएगा यहाँ पर। तो x3 और x4 आएगा और ये मिलेगा कैसे, b6 का इन्वर्स में b से मल्टीप्लाई होने से मिलेगा और ये 1 में b6 का जो डिटर्मिनेंट हम लोगों ने फाइंड किया था उसको -16 आया था, देख लीजिएगा, -17 आया था, देख लीजिएगा। और इसके बाद में हम लोग को b6 को देखेंगे और उसमें जो लीडिंग डायगोनल में है उनको तो इंटरचेंज कर देंगे। ये सेकेंड ऑर्डर की शॉर्ट ट्रिक है। तो -7 और -1 और इन जो ऑफ डायगोनल वाले एलिमेंट हैं उनके साइन को चेंज कर देंगे, दोनों प्लस थे दोनों ही माइनस यहाँ पर हो गए हैं। अब इसके बाद में हम b की वैल्यू रख देंगे 8 और -3। इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए -1/17 को जो कि बाहर थे इसे बाहर ही रहने दें और इनको सॉल्व करेंगे रो बाई कॉलम। तो इसका इंटू इसमें करेंगे माइनस का 56 हो जाएगा और माइनस प्लस का 12 हो गया। ये अभी भी ऐसे ही आ रहा था इससे पहले तो लेकिन वो और कैलकुलेशन था। तो इसका इंटू जो है करेंगे हम लोग को यहाँ पर 6 का 8 में जो कि 48 होगा और इस माइनस प्लस का 3 हो जाएगा। तो -1/17 इनका डिफरेंस वही माइनस का 44 और इनका डिफरेंस माइनस का 45 और जब माइनस का अंदर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये तो प्लस का हो जाएगा और ये भी दोनों ही प्लस हो जाएंगे। तो इस तरीके से x b6 की वैल्यू आ जाएगी, बेसिक वेरिएबल की वैल्यू 47/17 और 45/17। तो हमें ये जो बेसिक सॉल्यूशंस मिले हैं तो इन बेसिक सॉल्यूशंस में से दो अभी हम लोगों ने ऐसे देखे थे जो उसमें नॉन नेगेटिविटी कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो रही थी, इसलिए वो फिजिबल नहीं है, तो उनको हमें छोड़ देना है। तो उनको हम यहाँ पर लिख भी देते हैं और हम लोगों ने पहले इस पे बात भी कर ली है। तो हम लिख देते हैं यहाँ पर सिंस दी, यह है सभी बेसिक सॉल्यूशन है, बेसिक सॉल्यूशन सिंस बेसिक सॉल्यूशन xb2 and xb5 do not satisfy, ये सेटिस्फाई नहीं करते हैं। दी कौन सी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करते हैं, जो शुरुआत में ही दे रखी थी, जो उसे कहते हैं नॉन निगेटिविटी कंडीशन। नॉन निगेटिविटी कंडीशन इन सारे पॉजिटिव होने चाहिए, जबकि इसमें हम लोगों ने देखा था निगेटिव वैल्यू आ रही है। जैसे हम देखें xb5 की वैल्यू हमें लिख भी देंगे तो
तो इसमें निगेटिव आ रहा था ये वैल्यू, तो नॉट सेटिस्फाई द सेंस द बेसिक सोल्यूशन XB2, यानी हमने लिख दिया है XB2 और XB5 जो है वो सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं नॉन निगेटिव कंडीशन को। और वो नॉन नेगेटिव कंडीशन को हम लोग किस तरीके से लिखते हैं, कंडीशन लिखते हैं कि जो भी वेरिएबल है वो या तो इक्वल होना चाहिए ज़ीरो के या ग्रेटर देन ज़ीरो होना चाहिए। इसलिए ये सॉल्यूशन यानी XB2 XB5 जो हैं दे आर नॉट फिजिबल, ये फिजिबल नहीं है, क्योंकि हमें निकालना है विदाउट सिंप्लेक्स मेथड का यूज़ करते हुए ऑप्टिमल सॉल्यूशन, जो कि हमें फिजिबल सॉल्यूशन में ही मिलेंगे। तो अब 6 में से 2 निकल गए तो 4 बचे, उन चारों में से कोई एक होगा जो कि ऑप्टिमल सॉल्यूशन होगा। तो फिर हम यहाँ पर फिजिबल सॉल्यूशन को दोबारा से लिख दे रहे हैं, यानी बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन को। तो देयरफॉर दी जो बचे हुए हैं बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, 4 जो बचे हुए हैं उन्हीं को लिख देंगे। सॉल्यूशन ऑफ द गिवन LPP लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम आर, वो कौन कौन से हैं, इनको नया नाम दे देते हैं, कैपिटल में X1 दे दिया। जो हमारा पुराना जो था वो XB1, जिसको हम लोगों ने इस XB1 से डिनोट किया था, तो XB1 से डिनोट किया था। और वो देखिए इसमें बेसिस में जो आने वाले वेरिएबल थे वो तो X1 और X2 थे, उनकी वैल्यू तो ये निकल आई थी, सॉल्व होके 1 2 आ गई थी, बाकी नहीं है, तो इसका मतलब उनकी वैल्यू 0 होगी। तो हमें इन चारों जो वेरिएबल आ रहे हैं उन सभी की वैल्यू लिखना होगी, लेकिन इनमें से जो हैं बेसिस में आ रहे हैं वो तो उनकी वैल्यू तो है हमारे पास 1 2, और जो नहीं है उनकी वैल्यू जो होगी वो आपको मालूम है कि 0 0 होगी। इस तरीके से हमें पहला जो बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन है वो हमने यहाँ पर लिखा है। इसी तरीके से हम दूसरा बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन लिखेंगे, क्योंकि हमारा दूसरा XB2 वाला तो रिजेक्ट हो गया है, तो इसलिए उसका तीसरा वाला जो है यानी XB3 होगा, वही दूसरा बन जाएगा। तो इसी को यहाँ पर लिख देते हैं, और जब इसको लिखेंगे तब हम देखेंगे कि इसमें ये XB3 किसके लिए था, 1 और 4 के लिए था। तो यानी बीच वाले X2 और X3 की वैल्यू जो होगी वो 0 होगी, और हमें ये पहली और लास्ट वैल्यू लिखनी होगी। ये 22/9 और 7/9 है, फर्स्ट एंड लास्ट है, ये फर्स्ट एंड लास्ट 22/9 है, और कितना था 7/9। बाकी ये वैल्यू 0 0 थी X2 और X3 की, यानी जो बेसिस में नहीं है वो वैल्यू 0 होंगी। अब हम तीसरा जो बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन है जिसको हम लोग नाम नया दे रहे हैं X3, और एक्चुअल में वो था क्या पहले, अच्छा ये क्या था वो हम लिखा नहीं इसमें, XB3 था, क्यों B2 तो निकल चुका था। अब हम XB4 की बात कर देते हैं, ये होगा XB4 जो हमारा था वही होगा, और इसमें आपको मालूम ही है कौन कौन होगा। तो XB4 की वैल्यू XB4 ये है, इसमें 2 और 3 हैं, तो इसका मतलब 1 और 4 0 आएंगे, 1 और 4 की जगह पर 0, और इसकी वैल्यू कितनी आई थी सॉल्व होके, ये आई है 45 और 7 6। तो हमें शुरू फर्स्ट एंड लास्ट को 0 करना है, बाकी ये लिखना है 45 है और 7 है। तो 0 45 और 7, और अपान में दोनों में 16 था, और ये 0 है। इस तरीके से ये हमारा तीसरा बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन हम लोगों ने लिख दिया है। अब चौथा और लास्ट, क्योंकि 6 थे बेसिक सॉल्यूशन, उसमें से 2 नॉन फिजिबल थे, और बाकी 4 जो हैं वो हमने लिखे हैं वो फिजिबल सॉल्यूशन थे। इन्हीं में से हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन फिर मिलेगा। तो X4 जो है वो एक्चुअल में है कितना, क्या है ये, जैसे कि वे भी हमने ऊपर लिखा था, तो वो लास्ट वाला है, ये सब बाद में लिख देंगे हमने, जो कि इधर मैट्रिक्स का साइन बना दिया है।
तो लास्ट हमारा ये 6 वाला जो था, यानी XB5 तो रिजेक्ट हो गया था, तो जो 6 वाला है उसको लिखेंगे और जिसमें वैल्यू आई थी 44/17 और 45/16 थी। किसकी वैल्यू? ये थी X3 और X4 की थी, यानी लास्ट के होंगे और शुरू की वैल्यू जो होगी वो ज़ीरो होगी। लास्ट की वैल्यू 44/17 जैसे भी बोला 45/17 होंगे। ये थी वैल्यू XB6 की वैल्यू थी। उसको हमने नया वेरिएबल यानी फिजिबल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन इनको नाम दे दिया X1 X2 X3। अब इनके करस्पॉन्डिंग जो Z की वैल्यू आएगी उसको हम Z1 Z2 और Z3 से डिनोट करेंगे। और इनमें चूँकि हमारी प्रॉब्लम मैक्सिमाइज Z की है, तो Z की वैल्यू जिससे मैक्सिमम मिलेगी वही हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन होगा। तो इसके लिए हमें और भी काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी, यानी X1 के लिए हम Z1 की वैल्यू निकालेंगे। तो Z1 को हमें ध्यान देना होगा, Z1 हमारा था क्या। पहले तो हमें Z की वैल्यू को यहाँ पर दोबारा से रिराइट कर लेनी चाहिए ताकि हमें आसानी रहे इसमें लिखने में। तो Z की वैल्यू थी 2 से स्टार्ट हो रहा था, 2x1 + 3x2 + 4x3 + 7x4। तो ये सारी वैल्यू पहले तो यहाँ पर लिख दें, 2x1 + 3 x2 + 4 x3 + 7 x4 ये वैल्यू थी। अब यहाँ पर x1 के करस्पॉन्डिंग यानी x1 जो हमारा बेसिक्स फिजिबल सॉल्यूशन है उसके करस्पॉन्डिंग हमें Z1 मिलेगा। तो वहाँ पर हम देखेंगे कि x1 ये पहली वैल्यू x1 है, ये x2 ये x3 x4। तो आप 1 रखेंगे x1 के यहाँ पर, x2 के यहाँ पर 2 रखेंगे x3 के बराबर। तो ये आ जाएगा 2 × 1 + 3 × 2 + 4 × 0 है, इसकी वैल्यू 7 × 0 है। तो ये वैल्यू हो जाएगी 2 + 6 बाकी तो ये 0 0 है। तो ये वैल्यू हमारी Z1 की वैल्यू 8 के बराबर आ गई। इसी तरीके से x2 के करस्पॉन्डिंग हमें Z2 मिलेगा। तो वहाँ पर भी हमें x1 की वैल्यू हमें x2 की वैल्यू ये लिखना है 22/9। तो 22/9 करना है, फिर 0 0 है यानी 3 टाइम्स x2 की वैल्यू 0 है, प्लस 4 टाइम्स x3 की वैल्यू भी 0 है, प्लस फिर 7 टाइम्स है और यहाँ पर x4 की वैल्यू जो है वो आप देख लीजिए। कैपिटल X2 जो हमने बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन लिखा था उसमें वैल्यू 7/9 है। तो यहाँ पर 7/9 है, तो इसको मैं थोड़ा सा सॉल्व करके लिखना पड़ेगा। अपान में जो 9 है तो उसको दोनों में आ रहा रहने दें, ये तो 0 हो जाएंगे। तो ये 44/9 हो जाएगा, प्लस का ये 49/9 हो जाएगा। इनका एलसीएम 9 है, डायरेक्ट इनको ऐड कर सकते हैं। तो ये 3 हो गया, 8 एक ये 9 हो जाएगा, 3 से ये कैंसिल हो जाएगा, यानी 31 यहाँ पर ये सॉल्व करने पर 31/3 से कैंसिल होने पर ये Z2 की वैल्यू है। तो अभी हमें देखना होगा ये करीब कितना आएगा, 10 होल 1/3 आ रहा है, इसे डिवाइड करने पर 10.333 आएगा। ये वैल्यू से ये Z2 की वैल्यू ज़्यादा बड़ी है, लेकिन हमें सभी में देखना होगा, चारों में देखना होगा। तो इसलिए Z3 भी निकालेंगे। Z3 यानी यहाँ पर हमारा x3 है उसके करस्पॉन्डिंग x1 की यहाँ पर 0 रख देंगे, x2 के यहाँ पर ये रखेंगे। तो रखते हुए चलें, 2 × 0 प्लस का 3 × 45/16 और प्लस 4 × x3 की वैल्यू है 7/16। देख लीजिएगा कैपिटल X3 में प्लस फिर 7 टाइम्स × 0, ये वैल्यू हमने Z की जो वैल्यू है वहाँ पर इस x3 की ये वैल्यू x1 x2 x3 x4 की वैल्यू यहाँ पर रखी है। इसे फिर हम सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके देखते हैं इसकी वैल्यू कितनी आती है। तो वैल्यू 0 हो जाएगी, ये वैल्यू 0 रहेगी, इन्हीं वैल्यू को हमें फाइंड करना है। तो 16 अपान में है दोनों के, तो अपान में एलसीएम हो जाएगा 16, तो इस पर इंटू कर देंगे। तो प्लस का ये हो जाएगा 28, इन दोनों को ऐड कर लें, अपान में 16 रहेगा। तो अब इसे सॉल्व कर हो चुका है। ये Z3 की वैल्यू ये आई है और ये भी लगभग 10 यानी 10 होल, अगर हम 163 को 16 से डिवाइड करेंगे तो ये भी 10 पॉइंट समथिंग आ रही है, क्योंकि ये बच रहा है 10 होल 3/16, यानी इससे बड़ी तो ये वैल्यू है। सॉरी चेक करना पड़ेगा कौन बड़ा है। फ़िलहाल
हमने ये वैल्यू अभी एक और निकालना है, यानी Z4 की, फिर उसके बाद हम लोग चेक कर लेते हैं कि कौन बड़ा है, यानी 10 तो 10 के इक्वल ही है। हमें देखना होगा कि 1/3 बड़ा होता है या 3/16 बड़ा होता है। आप आराम से देख सकते हैं, इसका इंटू इसमें करेंगे 16 आ जाएगा, इसमें इंटू करेंगे ये 9 आ जाएगा। तो ये 16 बड़ा है, तो ये वाली वैल्यू है, यानी फ़िलहाल अभी जो 3 है उनमें ये वाली वैल्यू बड़ी है। अब Z4 जो होगा वो डिसाइड करेगा कितना होगा, क्योंकि वही लास्ट है। तो Z4 की वैल्यू को हम लोग फाइंड करेंगे, और उसके लिए Z4 के लिए X4 का यूज़ करेंगे। शुरुआत वाली ये वैल्यू 0 है, और ये X3 की यहाँ 44/17 रखनी है, और X4 की जगह 45/17 रखनी है, और वो Z की वैल्यू में रखनी है। तो ये वैल्यू हो जाएगी 2 × 0 प्लस का 3 × 0 प्लस 4 × 44/17 प्लस का 7 × 45/17। तो इसको हम लोगों को कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट करने के बाद हम वैल्यू Z4 की निकालेंगे, ये वैल्यू 0 हो जाएगी, ये वैल्यू 0 हो जाएगी। अपान में 17 दोनों के अपान में है ये, तो ऊपर इंटू करेंगे 16 और ये 17 हो जाएगा, प्लस का ऐसे इनमें इंटू करेंगे, और ये वैल्यू सॉल्व कर ली जाएगी, दोनों को ऐड कर लिया जाएगा। ऐड करने के बाद जो भी वैल्यू यहाँ पर आएगी वो हमारा जो होगा Z की वैल्यू जो आ रही है, तो उसको हमें चेक करना होगा कि ये वैल्यू सबसे बड़ी, चारों वैल्यू में से Z की कौन सी वैल्यू सबसे बड़ी है। तो देख रहे हैं कि यहाँ पर ये वैल्यू हमें सबसे बड़ी लग रही है, बल्कि सबसे बड़ी है, लगने नहीं बल्कि है बड़ी वैल्यू ये, क्योंकि हम देख रहे हैं कि ये वैल्यू जो है 20 से भी ऊपर ये निकलती हुई नज़र आती है। ये देख रहे हैं कि हमारा 17 8 या 136 हो जाएगा ये, और इसमें 5 बचेगा और ये 15 बच रहा है। कुल मिला के ये 28 होल 15/17, जो कि देखें सभी वैल्यू से सबसे बड़ी वैल्यू है Z की। तो इसी चीज़ को हमें लिखना होगा, फिर अपना सोल्यूशन बता देंगे, आंसर बता देंगे। क्लियरली Z4 is the maximum value of Z attained at the basic feasible solution 0, जो हमारा X4 था 0, और 44/17 और 45/17, ये हमारा आंसर आ गया। तो हम कह सकते हैं कि हमारा LPP जो है वो ऑप्टिमल सोल्यूशन है। इसमें X1 की जो वैल्यू है वो तो 0 है, यानी लिख दें यहाँ पर, हैंस दी गिवन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम हैज़ ऑप्टिमल सोल्यूशन। तो इसका ऑप्टिमल सोल्यूशन मिल गया, क्योंकि सबसे बड़ी वैल्यू जो है थी Z की वो इसी की करस्पॉन्डिंग मिली थी। X1 बराबर 0 था, X2 बराबर 0 था, और X3 की जो वैल्यू है 44/17 है, और X4 की वैल्यू जो है 45/17 है। और आपको मालूम है उसके करस्पॉन्डिंग जो मैक्सिमम Z की जो वैल्यू है वो भी हम लोगों ने निकाली थी 491/17। तो ये सोल्यूशन आ चुका है। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी, व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।